नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। आज 5 की बात में खास फोकस भारत और चीन पर, लेकिन उससे पहले इस वक्त बिहार की खबर सबसे पहले चर्चा करेंगे इसकी, क्योंकि बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों यानी वो शिक्षक जो कि जिन्होंने अप्लाई किया है, जो एस्पिरेंट्स हैं, उन पर आज पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। बहाली की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने 2 घंटे तक डाक बंगला चौराहा जाम रखा था, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए अभ्यर्थियों को वहां से हटाया। और वो लोग तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो तिरंगे के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। 3 महीने पहले भी पुलिस ने पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया था। उस दौरान पटना के एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के सिंह खुद सड़क पर उतर गए थे। तिरंगा लेकर प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज तब भी हुई थी। इसकी तस्वीरें मीडिया में सुर्खियां बनी थी। आज प्रदर्शन के दौरान शिक्षक अभ्यर्थियों ने कहा कि सरकार ढिंढोरा पीटती है कि 10 लाख रोजगार देंगे, लेकिन 7वें चरण की बहाली को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से अब तक कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष कुमार इस वक्त मौजूद हैं। मनीष, ये मामला पहले भी हुआ, लाठीचार्ज की गई और तब भी खबर बनी थी। आज की तस्वीरें हम देख रहे हैं। ये जो इन लोगों की डिमांड है उसमें आप बताएंगे डिटेल्स की क्या मांगे हैं, कैसे वादा खिलाफी इसमें हुई है इनके साथ? देखिए, ये जो है टीचर्स के जो पद होते हैं उनमें अलग अलग जो क्वालिफिकेशन का और अलग अलग जो उनके एग्जाम हुए थे, ये लोग क्वालिफाइड लोग हैं। और इनका कहना है कि करीब 2.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होनी है और उसके बारे में तिथि की घोषणा जल्द से जल्द की जाए। राज्य सरकार का कहना है कि नियुक्तियां तो उन्हें करनी है, लेकिन कुछ उसमें टेक्निकल अड़चन है जिसके संबंध में जो एक आप कह सकते हैं कि मुख्य कारण है जिसके कारण इन नियुक्तियों में विलंब हो रहा है। लेकिन आज लाठीचार्ज क्यों हुआ, उसका कारण यह है कि ये पटना के डाक बंगला चौराहे पे करीब 3 घंटे से अधिक बैठे हुए थे, जहां पर जिसके कारण पूरे शहर की यातायात व्यवस्था जो है वो अस्त व्यस्त हो गई थी। और उसी रास्ते से जो है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को एक सरकारी कार्यक्रम में जाना था, जहां पर अभी फिलहाल नियुक्ति पत्र जो है बीपीएससी के जो क्वालिफाइड लोग हैं उनकी नियुक्ति पत्र अभी बांटे जा रहे हैं। और प्रशासन का कहना था कि ये जो इलाका है वो प्रदर्शनकारियों के लिए नहीं है, यहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो नियम कानून के उल्लंघन में है और इसकी कोई अनुमति नहीं ली गई है। और उसके बाद ये लाठीचार्ज शुरू हुआ। वहां पर जो जमा लोग थे उनको तीतर बीतर करने के लिए, उन्हें वहां से हटाने के लिए। लेकिन जो मूल प्रश्न यह है कि अभी ये प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, उसका कारण यह है नगमा कि आज से बिहार विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है और विधानसभा का सत्र जब तक चलता है तो जितने भी तरह के अलग अलग मांगों के समर्थन में जो प्रदर्शनकारी हैं वो उनका प्रदर्शन जो है न केवल तेज होता है बल्कि उग्र भी होता है, क्योंकि उससे विधानसभा तक उनकी आवाजें जाएं और मीडिया में भी उनका बेहतर कवरेज हो। नगमा जी, धन्यवाद आपका मनीष इस बात को समझाने के लिए। और इतने ज्यादा पद खाली हैं जहां पर शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है, तो इसलिए शिक्षक सवाल उठा रहे हैं कि सरकार लाखों रोजगार और नौकरियां देने की बात करती है, लेकिन उनकी मांगें सुनी नहीं गई हैं। ये तमाम एस्पिरेंट्स हैं जो अलग अलग पदों के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है। पटना की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पे वो डाक बंगला चौराहा जाम कर रहे थे। यातायात की समस्या खड़ी हो रही थी, यहाँ से मुख्यमंत्री को भी गुजरना था और इस वजह से आज वहां से पुलिस ने इन्हें हटाया है। तो पटना की इस खबर के बाद अब बात आज 5 की बात में हमारे मुख्य फोकस पर भारत और चीन। भारत और चीन की बात इसलिए क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय सैनिकों की चीनी सैनिकों के साथ ताजा झड़प की जो खबर है वो जब से आई तब से चर्चा में है और आज ये मुद्दा संसद में गूंजा। विपक्ष ने आक्रामक तरीके से सरकार पर इसे लेकर निशाना साधा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद के दोनों सदनों में आज इस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चीन ने एलएसी पर अतिक्रमण कर यथास्थिति बदलने की कोशिश की है। राजनाथ सिंह ने यह कहा कि हमारे सैनिकों ने बहादुरी से इसका सामना किया है और चीनी सैनिकों को पीछे ढकेला है। उन्होंने कहा कि कोई भारतीय सैनिक इस झड़प में हताहत नहीं हुआ है और न ही गंभीर रूप से कोई घायल है। तो पहले सुनाते हैं आपको राजनाथ सिंह का बयान। मैं इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई
एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। प्लीज स्टेटमेंट के बीच में नहीं बोलते। नो प्लीज। बीच में छुट्टी भी थी। 9 दिसंबर प्लीज 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। राजनाथ सिंह जी ने बयान दिया चीन के साथ हुई झड़प के मुद्दे पर, लेकिन विपक्ष तवांग के इस मुद्दे पर चर्चा न कराए जाने से नाराज है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एनडीटीवी से कहा कि वो कहते रहे हैं कि 1 इंच जमीन नहीं गई, मैं कई नक्शे लेकर आया था लेकिन बोलने का मौका नहीं मिला। खड़गे जी, स्पीकर साहब ने एक बात कही कि सेना के मामले में एकजुटता दिखानी चाहिए तमाम राजनीतिक दलों को। लोकसभा में जब आप लोग मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहे थे कांग्रेस के लोग, तो उन्होंने ये टिप्पणी की कि सेना के मामले में एकजुटता दिखानी चाहिए। अरे सेना के मामले में एक है, हमारा पहला सेंटेंस ही वही है कि हम जवानों के साथ हैं और जो लोग अपना बलिदान त्याग बॉर्डर पे देते हैं और अतिक्रमण को रोकने के लिए अपनी जान देते हैं, उनका तो हम हमेशा उनको साथ दिए हैं और उनकी बहादुरी का हम स्वागत करते हैं। लेकिन ये जो छुपाने की बात है और जो सामने रखने का है वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो डरते हैं कि उनकी कहीं कमजोरियां बाहर नहीं है। और राज्यसभा भी चर्चा को तैयार नहीं हुई सरकार। वही कमजोरियां बाहर आएगी और उनके पास कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि 1 इंच जमीन भी नहीं गई कहे थे, लेकिन मेरे पास नक्शे हैं कितना जमीन गया है। मैंने 4 नक्शे लाए थे बताने के लिए, वो समय भी नहीं थी। खड़गे साहब का कहना है कि 4 नक्शे लाए थे वो ये दिखाने के लिए कि कहां पर किस तरह से स्थिति बदली है, लेकिन बोलने का समय नहीं मिला। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि चीन को लेकर प्रधानमंत्री डरते हैं। हम शुरू से कह रहे हैं कि चीन लद्दाख हो या अरुणाचल हो, यहाँ पर और पाकिस्तान के साथ मिलकर तमाशे करेगा और कर रहा है। और हमारी भारत की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री पॉलिटिकल लीडरशिप दिखाते ही नहीं है। आपको अंतिम सवाल कि क्या चीन को लेकर मतलब भारत सरकार सच को सामने लेकर नहीं आ रही है, चाहे पूर्वी लद्दाख की बात हो चाहे तवांग की बात हो? बिल्कुल झूठ बोल रही है। क्या प्रधानमंत्री ने नहीं कहा था ऑल पार्टी मीटिंग में 2 साल पहले कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा? फिर आपने 15 राउंड बातचीत क्यों की? और डेमचाक में अभी भी डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ। आप देश को बताइए कि डिसएंगेजमेंट, डी एस्केलेशन, डी इंडक्शन में क्या फर्क है? कैसे वहां पर आपने क्या 2 हफ्ते पहले पिछले 1-2 हफ्ते में
हमारे एयरफोर्स को स्क्रैम्बल नहीं करना पड़ा, चीन के एयरक्राफ्ट आ रहे हैं। ये लोग नाम लेने से डर रहे हैं, ट्रेड इम्बैलेंस है, फिर भी हम मार खा रहे हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया है कि दरअसल स्थिति क्या है, इसके ऊपर सरकार को सफाई देनी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के जो तवांग सेक्टर में झड़प हुई है, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि वहां पर हुआ क्या है। तो चीन के जवान जो हैं वो LAC पे पहुंचे, भारतीय जवानों ने चीनी जवानों को रोका, दोनों देशों के जवानों में हाथापाई धक्का मुक्की हुई है। झड़प में दोनों देशों के जवान घायल हुए हैं, पर ये मामूली तौर पे घायल हुए हैं और झड़प के बाद दोनों देशों के जवान अपनी अपनी जगह पर लौट गए हैं। ये घटना जो है वो अरुणाचल प्रदेश में तवांग सेक्टर की है। तवांग सेक्टर में जो यांगसे है उस पर 1962 से ही चीन की नजर है। तवांग से 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व में यांगसे 17,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है और ये मार्च तक बर्फ से ढका रहता है। यांगसे के दोनों तरफ सड़कों का अच्छा नेटवर्क है। ये सेना के लिए रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन इसमें दिलचस्प ये है कि भारत में इसे लेकर आज चर्चा हुई सदन में और सवाल उठे और यहां पर चीन के मुताबिक LAC पर हालात सामान्य हैं। तो चीन ये कह रहा है, चीनी विदेश मंत्रालय का ये बयान आया है कि चीन भारत सीमा पर हालात सामान्य हैं। सीमा विवाद पर दोनों पक्षों की बातचीत जारी है। कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर निरंतर बातचीत चल रही है। तो ये जो है एक विपक्ष के लिए एक मुद्दा बना है, इसलिए क्योंकि सरकार ने इसके ऊपर चर्चा करने से इनकार कर दिया है। राजनाथ सिंह जी ने एक बयान दिया, जो विपक्ष है वो चाहती थी कि इसके ऊपर चर्चा की जाए। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एक पैनल पे संजीव सिंह जो प्रवक्ता है कांग्रेस के, रणबीर सिंह पठानिया है प्रवक्ता BJP के, स्कंद तायल पूर्व राजनयिक और डॉक्टर BR दीपक प्रोफेसर JNU। तो मैं सबसे पहले संजीव जी आपके पास आऊंगी कि शिकायत क्या है। राजनाथ सिंह जी ने जो बयान दिया, रक्षा मंत्री ने जो बताया कि इस समय हुआ क्या, डिसएंगेजमेंट है चीन की तरफ से, तो बल्कि बयान यह आया है कि कुछ हुआ ही नहीं है और स्थिति जो है वो सामान्य है जो झड़प हुई थी। तो इस वक्त किस तरह की और जानकारी चाहता है विपक्ष? देखिए, सबसे पहले तो आज आपने अपने शुरुआत में दिखाया कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने जिस तरह से कहा कि हम कुछ नक्शे ले गए थे और सीमा पे जो चीन से एक प्रॉक्सी वार चल रहा है, जहां लगातार चाहे लद्दाख की बात को करें तो लेकर के बीजेपी की सरकार लगातार उसको टालती रहती है, यहां तक कि आज बोलने तक नहीं दिया गया। और आपको ख्याल होगा कि प्रधानमंत्री जी ने जब लद्दाख में चाहे वो गलवान घाटी की घटना हो कि उसके समय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि न हमारी सीमा में न कोई आया है न कोई घुसा है, जबकि 20 सैनिक हमारे शहीद हुए थे। आज स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग देश को सच नहीं दिखाना चाहते। आपको बताना चाहता हूं नगमा जी कि 2018 में अरुणाचल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे तापिर गाओ, उन्होंने संसद में बयान दिया था कि 18 किलोमीटर भीतर चीन के सैनिक हमारे आ चुके हैं। ये कांग्रेस के सांसद नहीं, भाजपा के सांसद तापिर गाओ ने दिया था, उनको फिर बैठा दिया गया था। तो लगातार अरुणाचल हो, लद्दाख हो, घुसपैठ चल रही है और कहीं न कहीं बीजेपी सरकार वो सुनना नहीं चाहती। आप किस इलाके की बात हो रही है? 18 किलोमीटर अंदर तक आ गए हैं चीन के सैनिक? ये तापिर गांव 2018 में जो अरुणाचल से बीजेपी के सांसद हैं उनका संसद में बयान है। 2018 में जब उनको संसद में चुप करा दिया गया था, उन्होंने उस समय बात उठाई थी, तो बीजेपी के सांसद ने बात उठाई थी। और दूसरी बात कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार ने 2018 में एक योजना थी माउंटेन स्ट्राइक कोर योजना, जिसको अगर ये हुआ होता तो मुझे लगता है कि आज उसमें सफलता मिलती, इसको खत्म कर दिया गया और जिसको लेकर के आज लगातार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर LAC पे इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। और आज संसद में हमारे था विपक्ष का मानना, राजनाथ रक्षा मंत्री ने जो बयान दिया, क्या उससे जो उस समय स्थिति है वो साफ नहीं हो पा रही है? आप लोग क्या चाह रहे थे इसके ऊपर किस तरह की चर्चा हो कि क्या घुसपैठ हुई है, इसके बारे में जानकारी मिले, या डेप्सांग में क्या हो रहा है, अरुणाचल में क्या हो रहा है? विपक्ष की मांग क्या है? आप लोग क्या चाहते हैं? किन सवालों का जवाब? कांग्रेस पार्टी की मांग ये थी कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अपनी बात को रखना चाह रहे थे, उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। बोलने का मौका नहीं दिया गया। तो अगर वो सच सामने आता तो हम शहीद हुए सैनिकों के साथ क्या हुआ उस बात को रखते।
अभी वहां हमारे सैनिकों के साथ क्या दुर्व्यवहार हो रहा है ठीक है। तो रणबीर सिंह पठानिया जी, आपसे इस पर जवाब चाहूंगी। रणबीर सिंह जी, इस पर जवाब चाहूंगी कि डेमोक्रेसी है, ये बात मनोज झा ने आरजेडी की भी उठाई कि जब तक डेमोक्रेसी है सवाल तो पूछे जाएंगे और उसका जवाब भी होना चाहिए। चर्चा का मौका नहीं मिलता, बोलने का मौका नहीं दिया जाता, कांग्रेस अध्यक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया गया, तो विपक्ष को अगर बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा तो ये कहां तक सही है? क्योंकि क्या हो रहा है बॉर्डर पे, अगर उसके ऊपर विपक्ष चर्चा चाहती है तो चर्चा होनी चाहिए। नगमा जी, सरकार बड़ी पारदर्शी और बिल्कुल जिसे कहते हैं एक अपने स्टैंड पे स्थिर है कि 1 इंच भी देश की जमीन पे कोई भी विदेशी ताकत, चाहे वो चाइना हो, उसके काली नजर डालने का मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन कम से कम अपोजिशन में कांग्रेस को अभी संजीव जी ने बीजेपी के ही एक एमपी की बात बताई 2018 की कि कैसे अंदर गांव का बयान सुन लीजिए। जी जी रणबीर जी, उस पर जवाब देंगे आप? मैं ईमानदारी से बोलूं तो इस गांव का जो इनपुट है वो मेरे पास है नहीं अभी, ठीक है ना। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी का जो स्टेटमेंट और आज फिर दोबारा जो आज संसद में कहा गया 1 इंच भी जमीन ऐसा इसमें ऐसा कोई भी, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि एक फेल्ड चाइना जो है, एक फेल्ड डिप्लोमेसी कांग्रेस की साउथ एशिया में, पहले जम्मू कश्मीर पे और फिर लद्दाख पे कांग्रेस की फेल्ड डिप्लोमेसी की उपज है। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा किसने दिया? सीज फायर का नारा किसने दिया? अपनी टेरिटरी को जिसे कहते हैं सब सर्व करके, और बार बार कांग्रेस ने भारत को डिफेंसिव करने की बात क्यों? अटल बिहारी वाजपेयी आपको जवाब देना पड़ेगा देश को। हिंदी चीनी भाई भाई किसका नारा है? ये मालूम चलेगा जो आप, और इस चीज ने पिछले संजीव जी 1 मिनट, रणबीर सिंह को अपनी बात पूरी करने दीजिए। पर रणबीर सिंह, आज क्या हो रहा है? आज भारत और चीन के रिश्ते कैसे हैं और इस समय टकराव क्या है? आप उस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे या 1962 में हिंदी चीनी भाई भाई आज के दौर में प्रधानमंत्री के जो बयान है, जो भारत चीन का रिश्ता है, चाहे वो ट्रेड का रिश्ता हो या दूसरे रिश्ते, अब आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए कि टकराव कहां कहां पर है, सीमा पे क्या क्या विवाद हैं, उनमें बात कहां आगे बढ़ी है। तो ऐतिहासिक बयानों को लेकर इस समय इस बात को अगर विपक्ष ये पूछ रही है कि इस पर बहस होनी चाहिए या चर्चा होनी चाहिए, तो ये तो कोई तर्क नहीं। आप पिछली अगर डेवलपमेंट्स को देखें, मैं आपके ध्यान में ले आऊं, कृपा करके एक मिनट चाहूंगा। अगर पिछली डेवलपमेंट्स को देखें, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बैठक रही हो चाइना के साथ, या भारत के जिसे कहते हैं फॉरेन मिनिस्ट्री लेवल की एक कोशिश की गई है कि विदाउट एक पीसफुल एक रेजोल्यूशन, बॉर्डर के सारी सोल्यूशन का निकालने के लिए डिप्लोमेटिक, स्ट्रेटेजिक और जिसे कहते हैं अपने एक डायलॉग के माध्यम से। लेकिन इस बात में कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि भारत के चीन के साथ जो संबंध है वो, मैं तो नहीं बोलूंगा बुरे, लेकिन ये नहीं बोलूंगा इतने अच्छे नहीं है। चीन का क्या रोल है भारत की आंतरिक स्थिति में? चीन ने किस तरीके से साउथ एशिया में पीस को किस तरीके से डिस्टर्ब करने का कोशिश किया, और सबसे स्पष्ट, भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी चाइनीज के इलीगल कंट्रोल में है। मैं पूछना चाहूंगा, मैं अगर जम्मू कश्मीर में हूं तो पूछना चाहूंगा, वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा जो जम्मू कश्मीर पूरा महाराजा हरि सिंह ने इत्तेहाद करके एक्सेशन करके भारत के नाम किया था, उसको सीज फायर करके आज कांग्रेस की सरकार, उस वक्त के नेहरू जी क्यों आज तक चुप है उसमें? आपके सीज फायर का पहले आप बताएंगे अक्षय चिन्ह वाला या नहीं, तो क्या ये तर्क है कि आपने ये किया था, आपने ये नहीं बताया, इसलिए अब हम नहीं बताएंगे? क्योंकि आज की जो स्थिति है उसमें विपक्ष की मांग ये है कि सफाई होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए कि डेप्सांग में अभी क्या हो रहा है, कितना डिसएंगेजमेंट हुआ, यहाँ पे अरुणाचल में LAC पे क्या हो रहा है, कैसे एक तरफा यथास्थिति बदलने की कोशिश हो रही है। तो अगर इसके ऊपर आज की जो स्थिति है उस पर चर्चा या पारदर्शिता की मांग विपक्ष कर रही है और स्थिति क्या है, तो इसको जानने में या सवाल पूछने में क्या मुश्किल है? एक ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ 2 और मेहमान हैं, आपके पास आएंगे। चर्चा कर रहे हैं हम भारत और चीन के बीच हुए टकराव की, जो कि अरुणाचल में तवांग सेक्टर में हुआ है। और आज विपक्ष ने ये मांग की है रक्षा मंत्री के बयान के बाद भी कि इस पर सरकार को चर्चा करनी चाहिए थी और जो स्थिति है उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसके ऊपर बोलना चाहते थे पर उन्हें समय नहीं दिया गया और इसे लेकर विपक्ष ने वॉकआउट किया, कांग्रेस ने वॉकआउट भी किया है। डॉक्टर BR दीपक भी हमारे साथ मौजूद हैं, JNU प्रोफेसर। डॉक्टर दीपक, मैं आपसे समझना चाहती हूं, इस समय विपक्ष की मांग है कि इस पर पारदर्शिता हो। कहना है कि कई जगहों पर चीन ने काफी हद तक जमीन पर, भारतीय जमीन पर कब्जा भी किया है। इस समय फैक्ट्स क्या हैं, किन इलाकों में चीनी इंट्रूजन हुआ है, बल्कि
कहां कहां पर भारतीय जमीन पे किस हद तक कब्जा है, क्योंकि इसके ऊपर एक सफाई या पारदर्शिता बहुत नहीं है। खैर, जो ये विभिन्न पार्टियों के प्रवक्ता हैं वो तो एक राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको देख रहे हैं। मैं इसे जो अकादमिक दृष्टिकोण है उसकी नजर से देखता हूं। जो ये यांगत्से क्षेत्र है जिसको हम बोलते हैं, ये 3 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले तो जो सबसे पूर्व का एरिया है, छोटा सा एरिया, उसको माइला बोलते हैं। और इस माइला क्षेत्र में भी टकराव बिंदु है, क्योंकि 1999 में पहली बार यहाँ पर टकराव हुआ था और जो टकराव चला था वो 82 दिनों तक चला था। काफी लंबा टकराव चला था, ये शायद हमें मालूम नहीं है बहुत सारे लोगों को। फिर जो दूसरा क्षेत्र है वो फिर इसका जो तुंगचांग जलप्रपात या जो झरना, उसका क्षेत्र है जो कि भूटान के एरिया के साथ है, और नीचे फिर तावांग है। और फिर जो तीसरा जो क्षेत्र है वो तुंगर, उसको जो चरागाह बोलते हैं। तो ये तीनों खास करके जो बात के 2 हैं ये बिल्कुल एक साथ जुड़े हुए हैं, और जो तीसरा थोड़ा सा इनसे अलग है कि यांगत्से पूरा इसमें क्षेत्र में आता है। जहां तक जो तुंगचांग जो जलप्रपात या झरने की बात है, यहाँ पर भी 2001 में टकराव हुआ था दोनों सेनाओं के बीच में। और चीन का ये मानना है, क्योंकि चीनी जो सूत्र हैं ये बताते हैं कि यहाँ पर जो लांगपो नदी है उस पे एक ब्रिज हुआ करता था, और जो ब्रिज भारतीय सेना ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उनके मुताबिक भारतीय सेना यहाँ जो ब्रिज था उसके कम से कम 1 किलोमीटर चीनी सीमा के अंदर आ गई है। तो ये टकराव का बिंदु बना रहता है उनकी नजर से, क्योंकि उनकी नजर से जो सीमा है उनकी वो काफी प्रोफेसर दीपक, ये भी है कि यहाँ पर चूंकि ज्योग्राफिकल कंडीशंस इस तरह के हैं, बहुत सारी जगहों पे बहुत मार्क्ड नहीं है साफ तौर पे, क्योंकि झरने हैं, कहीं पर पहाड़ है, तो LAC है क्या, उसको लेके असमंजस है? हाँ, असमंजस बिल्कुल है, क्योंकि चीन का जो कहना है कि जो हमारी जो सीमा है, जो मैकमोन लाइन जिसको हम बोलते हैं, वो चीन उसको मानता नहीं है। और चीन ये भी, अगर चीनी आप दस्तावेज देखेंगे, वो बोलते हैं कि हम तो जो एरिया है जहां पर झड़प हुई वहां से 150 किलोमीटर नीचे जाएंगे। इसका मतलब कि वो इसको बिल्कुल नहीं मानता। लेकिन जहां तक इस क्षेत्र में जो टकराव की बात है, टकराव के ये 3 बिंदु बरकरार रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी जो स्थिति है, भारतीय सेना इस एरिया में काफी मजबूत है, और चीन को हमने बिल्कुल भी कुछ इसमें अतिक्रमण होने नहीं दिया। कुछ देर पहले कांग्रेस के प्रवक्ता ये बता रहे थे कि बीजेपी के ही MP ने पहले ये बयान दिया हुआ है पार्लियामेंट के अंदर कि काफी हद तक 18 किलोमीटर अंदर तक चीन की सेना ने कब्जा किया है कुछ जगहों पे। प्रोफेसर दीपक? नहीं, मैं तो इस क्षेत्र की बात करता हूं, जो ये क्षेत्र है, जो अभी जो टकराव की स्थिति है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैं दूसरी बात नहीं कर रहा हूं। तो इसमें बिल्कुल भी चीनी सेना बिल्कुल भी अंदर नहीं आई है। इनफैक्ट जो चीनी सेना है वो बोलती है कि भारत इसमें 1 किलोमीटर उनकी जगह पे अतिक्रमण किया हुआ है। तो ये मैं आपको दिखा सकता हूँ दस्तावेज। जी, तो इस समय और जहां तक जी बोलिए। और जहां तक जो वेस्टर्न सेक्टर है उसमें हालांकि जरूर उन्होंने जो स्टेटस को है वो चेंज किया हुआ है चीनियों ने। और जैसे भी हम देखते हैं, और जितने भी जो टकराव के क्षेत्र थे, जैसे वो जिस तरह से वो गालवान हो गया या पानकुंग जो लेक है उसके उत्तर या दक्षिण के एरिया हो गए, और जिस तरह से गोगरा हॉट स्प्रिंग, इसमें तो पूरी सहमति बन गई है, दोनों डिसएंगेज कर दिए हैं इन एरिया से। लेकिन जहां तक जो देपसंग का एरिया है और फिर खासकर दामचौक का एरिया है, छारदंग नाला, अगर इसके जो क्षेत्र को हम साथ जोड़ेंगे तो कम से कम 2000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का एरिया वो अभी भी चीन के हाथों में। और हमारे जो पठानिया साहब, ये जो इलाका है डेप्सांग वगैरह का, बल्कि हम AIMIM को सुन रहे थे, असदुद्दीन ओवैसी ने इसकी भी बात उठाई कि इस पर पारदर्शिता नहीं है, कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जहां अभी भी चीन के कब्जे में है, इस पर सरकार ने कभी कोई सफाई दी नहीं और बयान नहीं आता है, और ना विपक्ष को सवाल पूछने दिया जाता है। नगमा जी, आई एम नॉट प्रिवी, मुझे पता नहीं है उधर लोकसभा की डिबेट्स में किस रूल के तहत, किस ज़ाब्ते के तहत डिबेट को माना गया और फिर
संसद में ऐसा तो ये हो नहीं सकता कभी कि किसी को विषय लेने से कभी मना किया गया। हर एक पक्ष विपक्ष के लोग उसमें संसद में बोलते हैं। मेरा पॉइंट है कि भारत का चाइना के साथ जो बॉर्डर इशू है ये आज का नहीं, ये कई दशकों पुराना विषय है। और विशेषकर जम्मू कश्मीर को लेकर और खासकर जो लद्दाख है, लद्दाख आज भारत का पार्ट है क्योंकि जम्मू कश्मीर की डोगरा फोर्सेस की वजह से आज लद्दाख जम्मू कश्मीर का पार्ट है। लेकिन जम्मू कश्मीर कुछ अनरिड्रेस जिसे कहते हैं, कुछ हिस्टोरिक ऐतिहासिक जो गलतियां आज तो हम अरुणाचल में ताजा जो मामला हुआ है उस पर चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पर मैं जम्मू कश्मीर से आपको ले जा रहा था कि अक्साई चिन और शक्सगाम वैली आज भी जो जम्मू कश्मीर रियासत का पार्ट तो हमारे पास समय नहीं, हम बात आज कर रहे हैं जो विपक्ष ने मांग की और जो ताजा मामला अरुणाचल का हुआ और इसलिए पर कि मैं आपको वहां इसलिए हमारे पास अब वक्त नहीं है। जो आज इस पे राजनीति माफ कीजिएगा कि अब हमारे पास वक्त नहीं है। पर संजीव जी, मैं आखिरी सवाल आपसे कि ये तमाम यथास्थिति जो बताई गई उसमें आप लोगों को क्या कमी नजर आ रही है और आप क्या इस मांग पर आप अड़े रहेंगे कि इसके ऊपर चर्चा हो? नगमा जी, बहुत मजे की बात इनको बता दूं कि 2019 में रक्षा राज्यमंत्री श्रीपद नाइक साहब ने बोला था कि 2016 से लेकर 2018 तक 1025 बार चीन के सैनिकों ने घुसपैठ किया। बताइए, 1000 से ज्यादा बार घुसपैठ होती है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बात करना चाहते हैं तो संसद में बोलने नहीं दिया था। आखिर देश सच जानेगा तो कैसे जानेगा? अगर विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाएगा तो इस पे एक चर्चा होनी चाहिए, कांग्रेस की जो मांग है। ठीक है, धन्यवाद आप तमाम लोगों का। मुख्य शिकायत यह है कि इस पर चर्चा नहीं होने दी जा रही है, ना सवाल पूछने दिया जा रहा है और जो मुख्य विपक्ष है उसको नहीं बोलने दिया जा रहा है इस मामले पर। रक्षा मंत्री ने एक बयान दिया और उसके आगे इस पर चर्चा नहीं हुई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से ये संकेत दिया है कि तेजस्वी यादव ही उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी होंगे। हाल में नालंदा पहुंचे नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाने की बात कही थी। आज बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन महागठबंधन विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार ने तेजस्वी की ओर इशारा करते हुए साफ कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी को आगे करना है। नीतीश कुमार ने साफ कहा कि विधानसभा का चुनाव डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। आपको सुनाते हैं कि नालंदा में नीतीश कुमार ने तेजस्वी को लेकर क्या कहा था। हमारे तेजस्वी जी हैं, अब इनको हम लोग बिल्कुल आगे बढ़ा करके और आगे हमको तो जितना करना था अभी सबसे आगे और हमको करवाना तो आगे करवाना है तो सब कुछ करवाएंगे। सब कुछ को एक एक बात समझ रहे हैं और एक एक बात को देख रहे हैं और एक एक काम करने की कोशिश सब लोग कर रहे हैं। हमारे अधिकारीगण भी सब ठीक से काम कर रहे हैं, सब तरह की सुविधा है, सबको है। लेकिन अब इन सब चीजों पर जरा ध्यान रखिएगा कि हमको तो जितना सेवा करना था मेरा बतवा जरूर मान लीजिएगा, काहे कि मेरी राय नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू की बात जो है उसी को ध्यान में रख करके ही हम एक एक काम को करवाए हैं और आगे बढ़वाए हैं, तो याद रखिएगा। राजस्थान के कोटा में 3 बच्चों ने कल खुदकुशी कर ली, जिनमें से 2 छात्र अंकुश और उज्जवल बिहार के थे और एक ही हॉस्टल के आसपास के कमरों में रहते थे। इनमें से एक मेडिकल की तैयारी कर रहा था और दूसरा छात्र इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, जबकि प्रणव नाम का तीसरा छात्र मध्य प्रदेश से था। वो भी मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी में जुटा हुआ था। एक साथ ये 3 आत्महत्याएं। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह ने उस हॉस्टल में जाकर लोगों से बातचीत की है जहां पर ये दोनों बच्चे रहते थे। ये वो जगह है, वही हॉस्टल है जहां पर 2 सुसाइड एक साथ हुए हैं। एक कमरा बाहर की तरफ है और एक ये कमरा है अंकुश का, जिस पर अभी ताला लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये जो कमरे हैं इसमें स्टूडेंट्स रहते हैं, इसमें पढ़ते हैं। छोटे छोटे कमरे हैं, रोशनी भी नहीं आती है एक तरह से, सिर्फ सामने की रोशनी है, अंधेरा है। ये एक छोटा सा कमरा है, इसमें एक स्टूडेंट पढ़ रहा है और इस तरह से इस मकान में जो करीब 400 गज का प्लॉट है, 300-400 गज का प्लॉट है, 15 बच्चे यहाँ पर रहते हैं। जो अंकुश है वो पुलिस के मुताबिक जो जांच में सामने आया है कि वो रात को रो रहा था और वो भी बिहार से है।
एक महिला है जो उनके साथ, उनकी मम्मी ने उनको भेजा था, वो 1 महीने घर रह के और फिर यहाँ पर आया था। आइए इनसे बात करते हैं। मैडम, आपका नाम बताइए। मेरा नाम देवश्री टंडन है। देवश्री जी, आप अंकुश को लेके आए थे यहाँ पे क्योंकि आप लोग आस पड़ोस में रहते हैं, शायद आप लोग उनके परिवार को जानते हैं। तो वो बच्चा कुछ डिस्टर्ब था क्या? क्योंकि पुलिस ने कहा है कि रात को वो रो रहा था शायद यहाँ पे कमरे में। नहीं, डिस्टर्ब नहीं था। नहीं, हम लोग जैसे बात किए डिस्टर्ब नहीं था बच्चा। बच्चा बहुत समझदार था। बच्चा में तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं लगा। मेरे ही साथ आया, हम लोग आपस में बात करते हुए आए थे। तो आपका बेटा भी यहाँ पर कोचिंग कर रहा है? किस चीज की पढ़ाई कर रहा है? नीट की पढ़ाई कर रहा है। और अभी फिर आप लोग जा रहे हैं यहाँ से हॉस्टल छोड़ के? हाँ, क्योंकि बच्चा सब डर गया है, इसी वजह से घर ले जा रहे हैं। तो अमन, आप जा रहे हो, आप क्या बोल के जाना चाहते हो? क्योंकि आप लोग तो इस घर में रहे हो ना, तो दूसरे बच्चों को क्या बोल के जाना चाहते हो? कभी ऐसे दिन में लगे तो मम्मी डैडी से बात करें। हेल्पलाइन के बारे में आपको मालूम है? नहीं, इसी साल तो आए थे तो कुछ खास मालूम। 2 महीना मतलब जॉन्डिस हो गया तो घर पे थे। तो यहाँ पे वैसे माहौल कैसा है? बच्चे सब खुश रहते हैं या खाली अपने अपने कमरे में रहते हैं, पढ़ते रहते हैं? ज़्यादा यहाँ के बारे में उनको मालूम नहीं, क्योंकि यहाँ पे रहे नहीं ना। हाँ। पर वैसे कैसे रहता है कि ज्यादातर कोटा में बच्चे अपने अपने कमरे में रहते हैं या कुछ घुल मिलते हैं? अब कुछ तो घुल मिल कर में, कुछ अपने। और यहाँ पे इस हॉस्टल में? इस हॉस्टल में मतलब दोनों टाइप के बच्चे हैं।